यह कहानी एक छोटे से गांव बहुआपुर की रहने वाली लाजवंती की है। लाजवंती की उम्र 18 साल, दूध सा गोरा रंग, लंबे काले घने बाल, चमकीली आंखें, गले में एक लाल धागे में पिरोया हुआ एक भूरे रंग का रुद्राक्ष। लाजवंती हमेशा कुर्ती पहना करती और साथ ही गले में एक दुपट्टा हमेशा लिए रखती थी। उसकी माँ कुछ ही हफ्ते पहले ब्रेन ट्यूमर के वजह से चल बसी, जिसके बाद लाजवंती पे दुखों का पहाड़ टूट सा पड़ा था। लाजवंती के पिता सुरेश में जुआ खेलने से लेकर दारू पीने तक हर तरह की एक से बढ़कर एक बुरी आदतें भरी पड़ी थीं। अब जबकि लाजवंती जवान हो गई थी, गांव के लगभग हर घर जा जाकर झाड़ू पोंछा किया करती थी और जो भी पैसे मिलते उसे घर के खर्चे में लगा देती। जब ये बात लाजवंती के पिता सुरेश को ये मालूम चला कि उसकी बेटी दूसरों के घर काम करके जो भी पैसे मिलते हैं वो उसे देने के बजाय खुद ही रखती है, तो वो लाजवंती को पूरे गांव के सामने बड़े ही बेरहमी से मारता है। सारे गांव वाले खड़े होकर बस तमाशा देख रहे थे। आखिर वो कर भी क्या सकते थे? जब पिता ही ऐसा हो जिसे अपनी जवान बेटी की डोली उठानी चाहिए, जिस हाथ से उसे आशीर्वाद देने चाहिए, आज उसी बेटी पर हाथ उठा रहा है। काफी देर तक लाजवंती को मारने के बाद उसके दुपट्टे को उसके गले से निकालकर उसमें बंधे सारे रुपए लेकर वहां से जुआ खेलने चला गया। लाजवंती वहीं अपने घर के चौखट पर अधमरी हालत में जमीन पर गिरी पड़ी रो रही थी। उसके आंखों के आंसू झरने की तरह बहे जा रहे थे, होंठ कपकपा रहे थे। जैसे तैसे उठकर अपने घर के अंदर गई और खटिया पर ही रोते रोते सो गई। शाम को उसके पिता नशे में धुत होकर बाहर लाजवंती को जोर जोर से आवाजें लगा रहे थे। लाजवंती कहाँ है, दरवाजा खोल। अपने पिता की चिल्लाने की आवाज सुनकर लाजवंती डर से कांप उठी और डरते हुए दरवाजा खोलकर वहीं सहमी हुई सी खड़ी हो गई। उसके पिता नशे में होने की वजह से लड़खड़ाते हुए घर के अंदर आकर बैठ गए और उससे खाना लाने को कहते हैं, पर लाजवंती खाने में कुछ भी नहीं बनाई थी, क्योंकि घर में अनाज के एक भी दाने नहीं बचे थे और जो भी पैसे थे वो सब उसके पिता लेकर जुआ खेलने चले गए थे। उसके पिता अंदर खटिए पर बैठे हुए नशे की हालत में वापस से लाजवंती को खाना लाने को बोले। कहा, मर गई, जल्दी खाना लाओ। अपने पिता की बार बार चिल्लाने पर भी लाजवंती जब खाना नहीं लेकर गई, तब उसके पिता गुस्से में उठकर फिर से उसे बुरी तरह से मारते हैं। मारते हुए उसे घर के अंदर से बाहर निकाल देते हैं। अब उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उठकर घर के अंदर जा सके। ये सब अत्याचार पड़ोस में रहने वाली विमला से देखा नहीं गया। विमला लाजवंती के पास आती है और उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। उसने लाजवंती की अच्छे से दावा किया और खाने को दिया। रात को अकेले उसे छोड़ना मुनासिब नहीं समझी और उसे अपने ही घर में रुकने को बोली। सुबह सुबह लाजवंती के घर के बाहर हो हल्ला मचा हुआ था। दरअसल गांव के जमींदार गंधारी सेठ से सुरेश ने बहुत कर्ज लिया हुआ था, जिसका ब्याज भी सुरेश ने नहीं भरा था, जिस कारण से गंधारी सेठ अपने बहुत से आदमियों के साथ सुरेश के घर आ धमका था। धीरे धीरे गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा होने लगे। वहां लाजवंती भी विमला के साथ आई। तभी गंधारी सेठ के कुछ लोग सुरेश को बुरी तरह से मारने लगे। सुरेश नशे में धूत हुआ पड़ा था। अपने पिता को मार खाते देख लाजवंती दौड़कर आगे आई और उन लोगों से अपने पिता को छोड़ देने के लिए गुहार लगाती है, पर कोई भी उसकी एक नहीं सुनता। तभी लाजवंती रोती हुई गंधारी सेठ के पैरों में गिरकर उन्हें रोकने को बोलती है। हुजूर, हमारे बाबूजी को छोड़ दीजिए, उनके साथ ऐसा जुल्म ना करिए। ये कहते हुए लाजवंती गंधारी सेठ के पैरों के नीचे दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाए बैठी हुई थी। गंधारी सेठ एक लंबा कदकाठी वाला आदमी था, माथे पर काला टीका और लंबी बड़ी मूछ। यूं कहे तो उसकी शकल किसी राक्षस से कम नहीं था। गंधारी सेठ की नज़र लाजवंती पर सालों से थी, पर जब तक लाजवंती की माँ जिंदा थी वो उसे गंधारी सेठ के बुरी नज़रों से बचा कर रखती थी। पर अब सालों बाद गंधारी सेठ की चाहते उमड़ कर बाहर आ रही थी। गंधारी सेठ लाजवंती को अपने पैरों से उठाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर सहलाते हुए बोला, ठीक है, मैं इसे छोड़ दूंगा, पर मेरा क्या फ़ायदा होगा? तेरे बाप ने जितना भी कर्ज लिया है उसका ब्याज भी सुद समेत नहीं दिया अब तक। इतना कहते हुए
वह लाजवंती को ऊपर से नीचे तक देखता है और बोलता है, पर मेरे पास एक तरकीब है, मैं सारे कर्ज माफ कर दूंगा, ऊपर से 10,000 और दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। जैसे ही लाजवंती के पिता गंधारी सेठ के मुंह से ये बात सुनता है कि कर्ज माफ करने के साथ साथ उसे 10,000 और भी मिलेगा, वो बिना कुछ सोचे समझे बीच में बोल पड़ा, सेठ जी, आपका जो भी शर्त है मुझे मंजूर है। उसके ये बोलते ही गंधारी सेठ मुस्कान भरी निगाहों से लाजवंती की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी बेटी से शादी करनी है। जैसे ही लाजवंती गंधारी सेठ की ये शर्त सुनती है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वहां मौजूद सब लोग हैरान हो गए, और हो भी क्यों ना, गंधारी सेठ उम्र में लाजवंती से 25 साल बड़ा था। यहाँ तक कि उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी और उसकी एक बेटी भी थी जो लाजवंती की उम्र की ही थी। लाजवंती के पिता सुरेश तुरंत लाजवंती के हाथ को गंधारी के हाथ में देते हुए कहता है, ये भी कोई पूछने वाली बात है? ऐसा रिश्ता तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मेरी बेटी ने शायद पिछले जन्म में कोई पुण्य की होगी जो इसे आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य मिल रहा है। सुरेश के चेहरे पर लालच साफ साफ झलक रहा था। सुरेश के इस फैसले पर गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे, हे भगवान, ये सुरेश की मति घास चरने गई है जो अपनी बेटी को इस दलदल में धकेल रहा है। लाजवंती के जीवन में एक से बड़ा एक बद से बदतर मोड़ आ रहे थे, और अब तो जैसे मानो उसकी जिंदगी खत्म ही होने वाली हो। पर अपने पिता के लिए हुए कर्ज को चुकाने का बस एक ही रास्ता था, और वो रास्ता था गंधारी सेठ के साथ विवाह करने का। लाजवंती अपने दिल पर पत्थर रख आखिरकार शादी के लिए तैयार हो गई। गंधारी सेठ अपने सातीर चाल से आखिरकार लाजवंती को हासिल कर ही लिया। गंधारी सेठ अपने कहे अनुसार 10,000 रुपये सुरेश को देता है। सुरेश बिना एक पल देर किए झट से वो रुपए लेकर गिनने लगा। गंधारी सेठ और उसके आदमी वहां से चले गए। उनके जाते ही एक एक करके सारे गांव वाले भी अपने अपने काम पर जाने लगे। सुरेश भी पैसे लेकर जुआ खेलने चला गया। बस अकेली लाजवंती वहीं पर खड़ी रोए जा रही थी। उसे रोते देख वहां विमला आती है। तू क्यों इतना जुल्म सह रही है? अरे तू जिसके लिए खुद की जिंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार है, अपने उस गैर जिम्मेदार बाप के लिए जिसे तेरी फिक्र ही नहीं है। विमला उदास मन से बोली। लाजवंती कुछ बोलने के हालत में नहीं थी, वो बस आंखों से आंसू बहाए जा रही थी। विमला लाजवंती की आंखों को पोंछती हुई बोलती है, अब तो मैं ये भी नहीं बोल सकती तुझे कि रोना बंद कर, सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, इस मासूम बच्ची के साथ ऐसा क्यों कर रहा है तू? चल मेरे साथ। विमला लाजवंती को अपने साथ अपने घर लेकर गई। विमला लाजवंती को समझाती हुई बोली, देख, यहाँ अगर तू रही तो तेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मेरी बात मान, तू आज रात को ही ये गांव छोड़ के कहीं दूसरी जगह चली जा और अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू कर। देख, तेरी माँ जिंदा होती तो ये दिन तुझे कभी ना देखना पड़ता, पर तेरा बाप, उसे तो खुद की ही होश खबर नहीं रहती, तो तेरी क्या रखेगा? और आज तूने देखा ना कैसे पैसे के लिए वो तुझे बेच दिया। विमला के कहने पर भी लाजवंती अपने पिता को अकेले यहाँ छोड़ के जाने के लिए राजी नहीं हुई, क्योंकि लाजवंती ये बखूबी जानती थी कि अगर वो ये गांव छोड़कर भागी तो गंधारी सेठ उसके पिता को ही मरेगा। लाजवंती अपनी चुप्पी तोड़कर बोलती है, नहीं, मैं ये गांव छोड़कर नहीं जा सकती, वरना वो मेरे पिता को मार देंगे। लाजवंती के इतना कहते ही विमला बोल पड़ी, अरे पागल, तू क्यों उसके लिए अपनी जिंदगी नर्क बनाने पर तुली हुई है? जिस बाप के लिए तू इतना कुछ सोच रही है, अगर वो भी ऐसा सोचता तो आज तेरी ये हालत नहीं होती। फिर एक बार सोच ले, मैं जो कहती हूँ वैसा ही कर और चली जा यहाँ से। विमला लाजवंती को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने पिता के लिए अपनी जिंदगी नर्क ना बनाए, पर लाजवंती उसकी बातों को सुनकर अनदेखा कर देती है। विमला कुछ और बोलती उससे पहले लाजवंती वहां से उठकर चली जाती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर इसका अगला भाग चाहते हैं तो इस वीडियो पर 100 लाइक और 50 कमेंट पूरा करें, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।